हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 29 दिसंबर। देखें करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन से न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 दिन करंट अफेयर नहीं आया, इसलिए मैं संडे को कर रहा हूँ। थोड़ा गला बहुत पेन हो रहा था दोस्तों, और कुछ ज़्यादा कफ हो रहा था बोलने में, तो इस वजह से वीडियो आपकी नहीं बन पाई है। बट मैं जो भी आपका फ्राइडेज और सैटरडे का वीडियो रहा, मतलब करंट अफेयर रह गया है, वो सारा इंक्लूड है इसमें। ठीक है, तो आपको कुछ छूटने वाला नहीं है ना। चलो सीजन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। साइन अप कर लीजिए, आपको बहुत सारे करंट अफेयर और एनसीईआरटीज की वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर पहले सबसे न्यूज़ की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे दोस्तों बेलग्राम जो अधिवेशन हुआ था 26-27 दिसंबर को 1924 में। ठीक है, तो उसके 100 साल पूरे हुए। ठीक है, तो अभी क्यों पढ़ रहे हैं हम? देखो 100 साल पूरे, सबसे पहला तो एक रीजन है। दूसरा ये है, इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे महात्मा गांधी बेसिकली पार्टिसिपेट किए थे। ये उसका एक एपिक सा पिक है यहाँ पे, है ना। तो महात्मा गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, राइट, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आप अगर देखेंगे तो स्टेट एग्जाम में पूछा गया है। खासतौर पे अगर मैं बात करूं, तो जो स्टेट के एग्जाम होते हैं, खासतौर पे यूपी के एग्जाम होता है, जो यूपी पीसीएस कराता है, या बिहार पीसीएस कराता है, बीपीएससी जिसको बोलते हैं, वो कराता है। राजस्थान में पूछा गया है, राइट। कई बार आप देखेंगे तो आपको एमपी के एग्जाम में पूछा गया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र के एग्जाम में पूछा गया था, है ना, महाराष्ट्र पीएससी में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानने की जरूरत है, तो मैं एक एक करके सारा एक क्रॉनिकल वे में डिस्कस करूंगा आपसे। कांग्रेस के जितने अधिवेशन इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि देखो यूपीएससी का, अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ तो यूपीएससी डायरेक्ट से आपसे ये नहीं पूछेगा बेलग्राम कब हुआ, क्योंकि आपने इस साल बेलग्राम के 100 वर्ष हुए, तो आप पढ़ के जाओगे। उनको पता है कि आप क्या नहीं पढ़ के जाओगे, राइट। तो वो चीज़ों पे हम फोकस करेंगे जो हमें लगता है कि हमसे छूट जाएगा या हम नहीं पढ़ेंगे, या बहुत सारे मेजर मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स वो चीज़ें छोड़ देंगे, तो हम उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बात करेंगे बेलग्राम का, ये जो अधिवेशन हुआ था इसमें क्या क्या हुआ था उसकी हम लोग चर्चा करते हैं, प्लस कौन से नंबर का ये था। देखो पहला जो गांधी जी ने जिसमें पार्टिसिपेट किया था, ये था 1924 का बेलग्राम का कांग्रेस का अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता खुद महात्मा गांधी जी ने की थी। 39th अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था, मतलब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। देखो कब हुई थी, 1885 में। ठीक है, तो याद रखिए ये यू ह्यूम की अध्यक्षता में बेसिकली इसको कराया गया था। तो पहला अध्यक्षता तो नहीं थी, बट बेसिकली उनके मतलब सपोर्ट किया था कांग्रेस को बनाने में उन्होंने। ठीक है, तो याद रखिएगा 39 का आपका अधिवेशन था, ये 39 नंबर का। कब, कौन सा वाला? बेलग्राम का। किसने इसमें अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट भी किया था। ठीक है, एकमात्र ऐसा नहीं था, एक और था, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लोग मिस कर देते हैं। अगर कई बार पूछा जाए कि कौन सा ऐसा कांग्रेस अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, राइट, तो गांधी जी ने पार्टिसिपेट तो इसमें भी किया था, इसकी तो अध्यक्षता ही की थी ना। लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने एक कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था, उसकी हम चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दिसंबर 1924 में हुआ था, और अप्रैल 1925 तक इसके अध्यक्ष रहे थे, गांधी जी रहे थे। ठीक है, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बेलग्राम से और क्या रिलेटेड है, तो देखो 1916 में ना बेलग्राम की पद यात्रा भी की थी किन्होंने? गांधी जी ने। किसके बेसिकली निमंत्रण पे? तो याद रखिएगा देशनाथ पांडे के निमंत्रण पे। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है जो साइड से हटके है, ये डायरेक्ट बेलग्राम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बेलग्राम से रिलेटेड है इनडायरेक्ट वे में, है ना। क्योंकि देखो लोग ये पढ़ेंगे कि बेलग्राम का अधिवेशन कब हुआ, कौन से नंबर का था, किसने अध्यक्षता की थी, कब से कब तक की थी, इतना तो पढ़ लेंगे, लेकिन जो हट के थोड़ा पॉइंट है आप याद रखिएगा। प्लस गांधी जी ने इस अधिवेशन में क्या क्या बात की? उन्होंने कहा कि देखो अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात की थी उन्होंने, खादी को बढ़ावा देने की बात की थी। इवन ये कह दिया गया था कि 200 गज खादी का कपड़ा महीने में, हर महीने जितने भी कांग्रेस सदस्य हैं उनको बनवाना अनिवार्य है, पहली चीज। दूसरा, मान लो कांग्रेस के सदस्य बनने की फीस 10 रुपए थी, तो उन्होंने घटा के क्या कितना कर दिया था? 1 रुपए। ठीक है, उन्होंने 90% इसमें कटौती करने की बात कही थी कि कांग्रेस कोई सदस्य तभी बनेगा जब इसकी जो सदस्यता फीस है, शुल्क है, उसको हम कम कर दें। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे अगर आपको बीजेपी या कांग्रेस का सदस्य बनना होगा, तो आप निःशुल्क बन सकते हैं। ठीक है, आज से अगर 10 साल पहले रहते तो बीजेपी ज्वाइन करने के आपके लिए 10 रुपए शुल्क लगता था। आप 10 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, ठीक है, 10 रुपए पेमेंट करने के बाद आप बीजेपी के सदस्य बन जाएंगे, है ना। लेकिन आज के टाइम पे ये सब चीजें फ्री हो गई, इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात इन्होंने क्या कही थी कि हिंदू मुस्लिम जो है ना वो एकता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था,
राइट। 1907 में, 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। तो गांधी जी को पता था कि आगे चल के क्या लड़ाई होने वाली है आगे चल के। और 1916 में बेसिकली क्या हुआ था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता भी हुआ था, जहां नरमपंथी चरमपंथी आपस में मिल भी गए थे। तो अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें अभी आज ही आगे आएंगी जब हम कांग्रेस का अधिवेशन करेंगे सारा। तो ठीक है। तो गांधी जी को ये पता था कि आगे चल के ना हिंदू मुस्लिम में झगड़े होने वाले हैं, और लास्ट में यही हुआ। पाकिस्तान की अगर आज उपज मानोगे, ठीक है, तो जिन्ना का क्या था, दिमागी फितूर था कि हिंदू राज करेंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग के साथ बहुत शोषण होगा। राइट। तो इस वजह से चीजें हुई थी। ठीक है। तो ये पिक से हमने पिक देखा। अब थोड़ी सी महात्मा गांधी के बारे में बात कर ले, तो उसके बाद कांग्रेस के अधिवेशन की बात करेंगे। तो देखो, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है। और 2 अक्टूबर को ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। इन्होंने वकालत भी की थी, है ना। और एक राजनीतिज्ञ भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, लेखक भी थे, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। और आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। राइट। तो इतनी चीजें याद रखिएगा। ये कुछ बातें भी कहते तो याद रखिए। राष्ट्रपिता इनको कौन कहा था, ये क्वेश्चन ये बन जाता है आपसे कि इनको राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी। सबसे पहला तो एक क्वेश्चन ये बनता है। तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने इनको दी थी, कहीं पे है ना, हाँ यहाँ पे देखो। राष्ट्रपिता इनको सबसे पहले अगर कहा था किसी ने, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था, तो याद रखिएगा। ठीक है। और ये गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते, तो ये क्वेश्चन ये बनता है। तो राजनीतिक गुरु ये मानते हैं अपने गोपाल कृष्ण गोखले को। आपको लग रहा है सर क्या करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं? मैं करंट अफेयर ही पढ़ा रहा हूँ, बट आपको इसमें जितने भी फैक्ट्स और चीजें है ना, वो मैं सारा इंक्लूड कर दे रहा हूँ आपको। ठीक है। याद रखिएगा, नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार कर हत्या कर दी थी 30 जनवरी 1948 को। आपको जानने की जरूरत है, क्यों जरूरत है दोस्तों? आप 10 रुपए का नोट से लेके, है ना, 500 रुपए, अथवा अब तो 2000 का नोट नहीं चल रहा है, 500 रुपए का तक का नोट देख लीजिए आप। 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए या 500 रुपए, कोई भी नोट लीजिए, महात्मा गांधी की आपको फोटो उस पे मिलने वाली है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट पर्सन है। कई बार इनके विचारों से लोग आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे पढ़ के मतलब एक अलग ही उनके बारे में चीजें बना लेते हैं, है ना, एजम्पशन बना लेते हैं। आज की जनरेशन को अगर कोई एक लाइन में समझानी चाहिए तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, ठीक है, थोड़ा सा समय लूंगा आपका। राइट। आज आपके पास क्या है? मोबाइल है। मोबाइल के पास प्लस प्लस क्या, सोशल मीडिया, मतलब आपके पास यूट्यूब है जिससे आप वीडियो देख रहे हैं। राइट। फेसबुक है, इंस्टा है, वीचैट है, बहुत सारी पता नहीं क्या क्या आ गया है, एक्स है, ट्विटर है जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, वीचैट है, बहुत सारी इसके अलावा भी एप्लीकेशन है। अगर मैं आपसे मोबाइल ले लूं तो आप ऑटोमेटिक सोशल मीडिया से कट जाएंगे। अगर आपके पास कुछ ना रही सोशल मीडिया कनेक्ट करने के लिए, लैपटॉप वगैरह कुछ भी ना रहे, तो अगर मैं मोबाइल ले लूं तो आप पूरी सोशल मीडिया से कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप देखिए कितने आपके दोस्त हैं। आप मोबाइल बंद करके रखिए 1 महीने तक, आप उसके बाद देखिए कि आपको कितने दोस्त हैं, जरूरत पड़ने में कितने लोग आते हैं। राइट। और कितने लोग को आप बुलाओगे तो आपके अधिवेशन में या किसी चीज में आ जाएंगे। महात्मा गांधी जी के टाइम पे दोस्तों ना ही टीवी था, ना ही सोशल मीडिया था, कुछ भी नहीं था, मतलब ना के बराबर था। कहीं इक्के दुक्के जो बड़े शहर थे वहां पे आपको रेडियो वगैरह, रेडियो स्टेशन बने थे, नहीं तो कुछ भी नहीं था, है ना। तो आप सोचो उस टाइम पे इस पर्सन ने 1942 में इतना बड़ा आंदोलन करवा दिया, करो या मरो का नारा दे दिया। राइट। उसके अलावा 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। तो सोचो ये लोग कैसे करते रहे होंगे। उस टाइम तो लोग एक दूसरे को बताते थे, ट्रेन से जाते थे, संदेश पहुंचाते थे। आज बहुत, मैं पुरानी बात नहीं करूंगा, आज से अगर मैं आपको पीछे 15 साल पहले ले जाऊं, 15 से 16 साल पहले ले जाओ, तो उतना इंटरनेट नहीं होता था। तो लोगों को एक दूसरे से बात करने के लिए, अगर आपका कोई रिलेटिव मुंबई रह रहा है, ठीक है, आप रहते हो दिल्ली में, तो वो डाक से तार भेजता था, चिट्ठी लिख के भेजता था, तो 10 से 15 दिन बाद आपको मिलता था। राइट। फिर 10 से 15 दिन बाद आप उनको रिप्लाई देते थे। तो पूरा 1 महीने में कन्वर्सेशन चलता था कि हाँ भैया कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, बच्चे ठीक है, ये बड़ा हो गया, इस क्लास में पढ़ रहा है, ये है। फिर आप लिखते थे यहाँ भी सब ठीक है, सोना मोना यहाँ पे पढ़ रहा है, और इस क्लास में चला गया, सब कुछ ठीक है। हाँ, थोड़ा पिताजी की तबीयत खराब रहती है। राइट। ये रिप्लाई देते थे, तो पूरा 1 महीने का प्रोसेस हो जाता था। आज के टाइम पे क्या है, हम 1 मिनट में वो चीजें कर लेते हैं। ठीक है। तो टाइम के साथ चीजें चेंज हुई हैं। राइट। अगर यही महात्मा गांधी के टाइम पे करना होता तो शायद जो मैं हमने प्रोसेस 1 महीने में 10 से 10 साल 15 साल पहले कर दिया, महात्मा गांधी के टाइम पे शायद ये 6 महीने लग जाते हैं, हो सकता है उससे भी ज्यादा लग जाते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा अगर महात्मा गांधी के बारे में जानना हो तो इनकी किताब पढ़िए, इनके बारे में पढ़िए, तब जाके आप एक ओवरव्यू बना पाएंगे। अगर आपने कुछ यूट्यूब पे देख लिया मत विश्वास करिए, आपने व्हाट्सएप पे कुछ पढ़ लिया मत विश्वास करिए, है ना। क्योंकि ऑथेंटिक चीजें पढ़ना और ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से पढ़ना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। नोबेल प्राइज के लिए उनको 5 बार नॉमिनेट किया गया था, तो ये थोड़ा सा याद रखिए, एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं इनके जीवन की। देखो 69 में तो ये जन्म हुआ इनका, 1869 में। ठीक है। अब 1893 से लेके दोस्तों
ये 1815 तक की इनकी कहानी पढ़ेंगे, इन्होंने क्या क्या काम किया है ना। देखो 1815 तक तो ये इंडिया में आया था, 9 जनवरी को आया था, इसलिए हम लोग इसको प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से मनाते हैं, पीबीडी के नाम से मनाते हैं, आप लोग को पता होगा। ये रिसेंटली हमने चालू किया था, आई थिंक 2014 या 15 में चालू किया था, आई थिंक मुझे लगा 2015 में चालू किया था हमने प्रवासी भारतीय दिवस के नाम नाम पे, राइट। ठीक है, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो, हो सकता है मैं गलत हूँ, या 15 या 16 होगा फिर, राइट। तो नेक्स्ट देखो इन्होंने यहाँ पे भी देखा अफ्रीका में कि जो काले लोग हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है, और यहाँ के इंडियन के लोग हैं यहीं पे इनको टॉलस्टॉय में इनको ट्रेन से निकाल के फेंक दिया गया था बाहर, आपने पढ़ा होगा कई बार इनकी ना। ठीक है, तो वो भी हम कहानी कभी पढ़ेंगे इनकी आएगी तो, राइट। तो अभी बात करते हैं इंडिया में जो चल रहा है चीजें। तो देखो सबसे पहला इन्होंने अपना जो सत्याग्रह किया था वो किया था चंपारण में, 1917 में इन्होंने पहला अपना चंपारण सत्याग्रह किया था। ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद मिल का हड़ताल किया था, भूख हड़ताल में बैठ गए थे तो उनको मानना पड़ा था मिल मिल मालिकों को, ठीक है, कि हम इनको बोनस भी देंगे और इनका सैलरी भी बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। तो ये सीक्वेंस याद रखिए, कई बार ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेता है, पहला चंपारण, दूसरा अहमदाबाद मिल, सॉरी, तीसरा आपका याद रखिएगा आपका खेड़ा आंदोलन। ठीक है, उसके अलावा जिन्होंने जन आंदोलन चलाए थे उसको भी याद रखिएगा। 1909 में इन्होंने रोलेट एक्ट के आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। फिर असहयोग आंदोलन चला था 1920 से 1922 तक। चौराचारी कांड पता होगा आपको। उसके बाद 5 फरवरी 1922 को बेसिकली क्या किया था, अ, अ, गोरखपुर में बेसिकली क्या किया था कि एक मतलब स्टेशन को जला दिया था, रेलवे स्टेशन को जला दिया था, कई लोग उसमें घायल भी हुए थे, कई लोग मर भी गए थे। तो वहां पर उन्होंने कह दिया था कि मैं इसकी निंदा करता हूँ, मैं अपना असहयोग आंदोलन वापस लेता हूँ। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने चालू किया था, 30 में चालू किया था। फिर गांधी जी का समझौता होता है, उसके बाद फिर बंद कर देते हैं, फिर 34 में चालू होता है, राइट। फिर फाइनली उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी किया था। इसके बीच में और कुछ भी किया था उन्होंने, जैसे गांधी और इनका समझौता हुआ था, राइट, 1931 में। इसके अलावा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होता है, राइट राइट, याद रखिएगा। तो गांधी जी ने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, सेकंड में पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस की तरफ से, तीसरे में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये भी थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था ब्रिटेन में, ठीक है, पहले में पार्टिसिपेट नहीं किया, दूसरे में किया था, तीसरे में नहीं किया था। बी आर अम्बेडकर जी थे, उन्होंने तीनों में किया था। तो ये कई बार आपसे पूछ लेता है, ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी ने तीनों में पार्टिसिपेट किया था, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा 1932 में भीमराव अम्बेडकर जी के साथ इनका एक पूना पैक्ट होता है, राइट। बेसिकली जो जो वंचित वर्ग है ना, उनके लिए, ठीक है, जो वंचित वर्ग रह गए या दलित समाज में है, इनको समाज में आने का, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, उनके लिए इन्होंने बेसिकली इसमें चर्चा की थी। ठीक है, चलो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उसके अलावा याद रखिएगा, थोड़ा गला बार बार तकलीफ दे रहा है दोस्तों। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, ठीक है, तो याद रखिए उनकी पुस्तकों के नाम याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। हिंद स्वराज, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये थोड़ी इनकी आत्मकथा, ये जरूर पढ़ना चाहिए आपको, एक बार पढ़िएगा इन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे अपनी लाइफ में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इनकी पत्रिकाएं पूछ लेता है कि हरिजन, देखो हरिजन तो याद रह जाता है, यंग इंडिया भी याद रह जाता है, लेकिन नवजीवन याद नहीं रहता है। तो नवजीवन में हम लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन, ये चारों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खासतौर पे जो स्टेट के एग्जाम देंगे ना उसमें डायरेक्टली पूछ लेता है, इवन यूपीएससी में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, गांधी जी के लिए एक देखो गांधी शांति पुरस्कार भी दिया जाता है, अगर कोई भारत का है जिसने कुछ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से कुछ अच्छा किया तो उसको दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब बात करेंगे बेलग्राम का अधिवेशन, तो हमने पढ़ लिया। अब इसके अलावा कांग्रेस की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, जो आज के टाइम में आप कांग्रेस समझते हो ना, वही कांग्रेस है। ठीक है, बट उस टाइम पे पूरा देश एक ही सपोर्ट करता था, एक ही कांग्रेस को। आज थोड़ा बीजेपी कांग्रेस हो गया है, पर पहले ऐसा नहीं था। तो पहला होता है दोस्तों अधिवेशन, डब्ल्यू सी बनर्जी इसकी अध्यक्षता करते हैं, वो विमेश चंद्र बनर्जी बोलते थे इनको। ठीक है, तो याद रखिए कि यहीं पे 1985 1885 में ही कांग्रेस का गठन होता है। ठीक है, फिर 86 में दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं, दूसरे अधिवेशन को कलकत्ता में होता है। पहला बम्बई में, याद रखिएगा, पुणे में होना था, हैजा वैजा फैल गया था तो उसकी वजह से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, तो मुंबई में हुआ। उसके बाद कल कोलकाता में हुआ। ठीक है, तीसरा याद रखिएगा, ये शुरू के 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चौथे अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों मैं बताता हूँ अभी। पहला तो ये था कि पहला हुआ तो इसलिए इम्पोर्टेंट था, दूसरा इसलिए था कि दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की थी, तो इसलिए पहला दादा भाई नौरोजी का था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तीसरा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मद्रास में हुआ था, तो सैयद बदरुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन थे। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि दादा भाई नौरोजी ने पहली अध्यक्षता कब की थी, तो याद रखिएगा 1886 में की थी, दूसरे वाले ही सेशन में आ गए थे ये। ठीक है, थे तो पहले वाले में ही, लेकिन अध्यक्षता सेकंड वाले में किया था। फिर चौथा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें जॉर्ज यूल ने अध्यक्षता की थी, मतलब पहला अंग्रेज
जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो याद रखिए ये चारों इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो पहला तो स्थापना हुआ, दूसरे में आपके दादा भाई नौरोजी आ गए, तीसरे में मुस्लिम अध्यक्ष आ गया, चौथे में क्या हुआ, कांग्रेस बेसिकली कांग्रेस के अंदर अंग्रेज अध्यक्ष आया। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस 1996 में इसमें बहुत सारे हर साल आए थे, बट वो इंपॉर्टेंट उतने नहीं है, तो मैंने वो छोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद वंदे मातरम गाया था। तो कई बार पूछता है कि वंदे मातरम रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन से अधिवेशन में गाया था, तो याद रखिए 1896 वाले में गाया था। ठीक है, उसके बाद 1901 में कांग्रेस के मंच पर पहली बार उपस्थित कौन थे, गांधी जी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए। देखो अब मैंने आपसे एक चीज कुछ कुछ देर पहले बताया था क्या, कि गांधी जी ने पहली बार कब अपनी उपस्थिति दर्ज की थी कांग्रेस के मंच पे, राइट, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो लोग 90% लोग क्या मानते हैं, 1924 बेलग्राम में अध्यक्षता की थी, तो उसी टाइम पे आए होंगे, उससे पहले तो आएंगे नहीं होंगे। लेकिन याद रखिएगा 1901 में ही आए थे, जब कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा, तो वहां पे उपस्थित थे ये, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 1905 में क्या हुआ था, तो याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ये कह दिया गया था कि अंग्रेजों की कोई चीजें यूज नहीं करेंगे, हम अपनी चीज यूज करेंगे, खादी यूज करेंगे, सब कुछ खादी अपनाएंगे। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। 1906 में बात करें तो इसकी अध्यक्षता देखो अगेन दादा भाई नौरोजी आ गए, स्वराज की बात की थी, बहिष्कार की बात की थी, स्वदेशी की बात की थी। ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रस्ताव भी दिया था। 1907 में क्या हुआ था कि सूरत स्प्लिट इसको बोलते हैं कई बार, है ना, सूरत सूरत का विभाजन बोलते हैं। तो राज बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। नरमपंथी चरमपंथी में दो भाग में कांग्रेस बढ़ गया था, एक ये था कि कहता था लड़के लेंगे, एक कहता था प्यार से लेंगे। इसलिए थोड़ा सा ये मतलब चलता रहता है इनके बीच में। ठीक है, इसके अलावा 1912 11-12 का अधिवेशन बिहार पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये मैंने इसमें ऐड नहीं किया, बट याद रखिए 11-12 का अधिवेशन, क्योंकि बिहार का यही से उद्भव होता है। तो बिहार बिहार पहले से भी था, बट मेनली यहाँ से चर्चा इसकी स्टार्ट हो जाती है एज ए स्टेट। ठीक है, उसका 1916 की बात करें तो लखनऊ अधिवेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एसी मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नरमपंथी और चरमपंथी जो 1907 में अलग हुए थे, 9 साल बाद एक में मिल जाते हैं, तो उनके बीच एकता स्टेब्लिश हो जाती है। प्लस जो मुस्लिम लीग के साथ, याद रखिएगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, यहाँ पे भी उनके बीच समझौता हो जाता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में इसमें समझौता हो जाता है। ठीक है, और 1917 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी किसकी, कांग्रेस की। भारतीय महिला नहीं थी, मैंने बोला पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके अलावा 1919 की बात करें तो मोतीलाल नेहरू थे, याद रखिए, खिलाफत आंदोलन के लिए समर्थन किया था। 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी, इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिया गया था। ठीक है, और 1924 को तो हमने पढ़ा ही, बेलग्राम गांधी जी की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, उसके अलावा 1927 में साइमन कमीशन आया था। फिर 1929 और 30 या 31 के याद रखिए, 30 में तो नहीं हुआ था। 31 वाले की अगर बात करें तो यहाँ पे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, आपको लग रहा होगा मैं हिस्ट्री पढ़ा हूँ, लेकिन हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं करंट अफेयर ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल में जा रहा हूँ इसलिए कि आपको ये हमेशा काम आएगा, पूरे जीवन भर काम आएगा, आपके बच्चों को पढ़ाना रहेगा तब भी काम आएगा। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज का यहाँ पे बात कही गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी लाहौर वाले में। कराची वाले में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो 31 वाले में याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, 1930 में नहीं हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा 1936 में भी जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, तो याद रखेंगे। 1938 और 39 इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हरिपुरी हरिपुरा हरिपुरा का अध्यक्षता किसने की थी, याद रखिए सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। सेकंड टाइम भी अध्यक्ष यही चुने गए थे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, तो और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, तो याद रखिए इसको बोलते हैं त्रिपुरी संकट। गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस बेसिकली अध्यक्ष बने। ठीक है, यहाँ पे रा दो बार हो गया, तो ये नहीं रहेगा, है ना। फिर उसके बाद लड़के 1940 में रामगढ़ में अब्दुल कलाम आजाद रहे, लगभग 6 साल तक रहते हैं। फिर उसके बाद 1946 में मेरठ में जेबी कृपलानी अध्यक्ष बनते हैं, स्वतंत्रता के अंतिम, स्वतंत्रता से पहले। पर 1947 में आजाद हो जाते हैं हम लोग, है ना। तो 1946 में जो बनते हैं अध्यक्ष, तो याद रखिए अंतिम जेबी कृपलानी थे। तो कई बार पूछता है कि कांग्रेस के स्वतंत्रता से पहले अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो जेपी कृपलानी थे। ठीक है, जेबी कृपलानी, इतने याद रखेंगे। ठीक है, चलो अब बात करेंगे, देखो कैनरी समूह की। कैनरी द्वीप समूह क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो लोग ये अफ्रीका है, अफ्रीका में तो शिक्षा देखो है नहीं, है ना। जैसे इंडिया हम लोग स्ट्रगल करते हैं, इंडिया में तो हालत बहुत अच्छे, वैसे बहुत अच्छी है, बट अफ्रीका की हालत इंडिया से भी बदतर है ना। तो यहाँ पे देखोगे एक द्वीप है कैरनी, ये बेसिकली आपका स्पेन का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से अगर वेस्टर्न सहारा मोरक्को देश आता है, इसकी अगर दूरी बात नापोगे तो लगभग 6200 मील के आसपास आता है। मैं अगर रफली बताऊं तो लगभग 120 किलोमीटर मान लो, 115 116 किलोमीटर आएगा लगभग। मैं रफली ले रहा हूँ, 120 किलोमीटर की दूरी पे है। तो लोग क्या करते हैं, मोरक्को से भाग के जाते हैं कहाँ पे, इस आइलैंड पे, और इस आइलैंड से शिप पे बैठ के चले जाते हैं कहाँ, स्पेन में एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अपने ही देश का अगर जहाज अपने देश में जाएगा तो उतनी चेकिंग नहीं होती है। तो होता क्या है कि लोग ओवर क्राउड जाते हैं। मान लो एक शिप जा रहा है, उसकी कैपेसिटी कितनी, 100 लोगों की। आपने कई बार यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, एक जहाज अचानक से पलट गया, उसमें बहुत सारे लोग थे ऊपर, तो उसमें मृत्यु हो जाती है उनकी। ठीक है, तो याद रखिएगा एक शिप पे 100 लोग की कैपेसिटी थी, तो एक शिप पे कितने लोग जाते हैं, 1000।
या 1200 1500 लोग चले जाते हैं, ऐसा हो जाता है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा पलटा है यहाँ पे, है ना, बहुत सारे शिप्स पलटे हैं, बहुत लोग की मृत्यु हुई है, लगभग 10,000 से ज्यादा लोग मृत्यु हुई है। तो यहाँ पे जो धाराएं चलती है इसी के नाम पे रखी गई कैनरी धाराएं, तो याद रखिए वो ठंडी धाराएं चलती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि कैनरी धाराएं गर्म धाराएं हैं कि ठंडी धाराएं, तो याद रखिए ठंडी धाराएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कौन किस देश का आइलैंड है, तो याद रखिएगा स्पेन का, स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे। फिर बात करें फ्री मूवमेंट रिजीम, देखो होता क्या है कि भारत और म्यांमार के बीच में फ्री मूवमेंट रेजिम चलता है। पहले ये 40 किलोमीटर था, इसको घटा के फिर 16 किलोमीटर किया गया था, फिर अभी 10 किलोमीटर कर दिया गया। मतलब 10 किलोमीटर का एरिया फ्री छोड़ दिया जाता है, उसमें यहाँ के लोग इंडिया में जा सकते हैं और इंडिया के लोग म्यांमार में आ सकते हैं, ठीक है। म्यांमार में एकदम आराम से आ जा सकते हैं। तो इसमें के लिए कोई वीजा नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, आपको बस यहाँ पे आना है, गेट पे एंट्री करना है, और आप 7 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते हो। ये बेसिकली मुहिम चलता है। लेकिन अभी देखो बांग्लादेश के साथ हमारा थोड़ा टेंशन बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही है ना, तो यहाँ पे भी बेसिकली इसको रोक दिया गया है अभी कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि फ्री मूवमेंट रेजिम किस देश के साथ है, तो याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा किसके साथ है, हमारा इंडिया और म्यांमार के साथ है। तो बेसिकली किया क्यों जाता है, देखो बॉर्डर क्रॉस करके हम उनके कल्चर को आगे समझे और यहाँ इंडिया के लोग उनके जगह पे जाके इनके कल्चर को समझे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 1968 से चालू किया गया था। मैंने बता दिया आपको, पहले 40 किलोमीटर था, बाद में 16 किलोमीटर कर दिया था 2004 में, अभी कितना कर दिया गया, 10 किलोमीटर। तभी सस्पेंड कर दिया गया हमारे गृह मंत्री के द्वारा, तो याद रखिएगा, ठीक है, सर्विलांस में रखने की बात कही गई है। तो अब म्यांमार के साथ देखो बॉर्डर तो हमारा बेसिकली हमें पता है कौन कौन से देशों लगता है। सबसे पहले ऊपर राज्यों का लगता है, अरुणाचल प्रदेश ऊपर लगता है, ठीक है। उसके बाद नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है। तो अगर सबसे ज्यादा मैं पूछूं किसी बॉर्डर लगता है, तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर सबसे ज्यादा म्यांमार के साथ लगता है, 520 किलोमीटर। उसके बाद डायरेक्ट ऊपर से सबसे नीचे आइए, फिर 510 आ जाता है मिजोरम के साथ, 398 जाता है मणिपुर के साथ, 215 जाता है नागालैंड के साथ। तो आपको याद रखना नंबर 1 पर अरुणाचल प्रदेश, नंबर लास्ट वाला है वो नंबर 2 पे आता है, फिर ऐसे ऊपर चढ़ते जाइए उल्टा, है ना। तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस याद रखिए, कई बार डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा बॉर्डर किसका लगता है या सबसे कम बॉर्डर किसका लगता है, किसके साथ लगता है, म्यांमार के साथ कौन सा राज्य है अपना इंडिया का, ठीक। अब बात करेंगे लिसोतो। चर्चा में क्या हो गया, क्योंकि लगभग हम लोग दोस्तों इसको 1,000 टन गेहूं देने वाले हैं, ठीक है। गेहूं देने वाला क्या भेजा है हमने बेसिकली, है ना, इसलिए थोड़ी चर्चा में है। तो इसके इसमें एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये है लिसोतो, जो साउथ अफ्रीका एक देश है उसके अंदर है। आप ऐसे समझ लो कि पूरा इंडिया हो गया, इंडिया के अंदर एक राज्य है, जैसे एमपी हो गया या दिल्ली हो गया, तो वो एक देश है अपने आप में, है ना। तो ये एक अपने आप में अजूबा जैसा यहाँ पे है। तो दो है, एक तो स्वाजीलैंड है और एक लिसोतो है, जो साउथ अफ्रीका के अंदर आता है, एज ए कंट्री है, ठीक है। तो याद रखिए लैंडलॉक कंट्री भी है, प्लस दूसरा एक लैंड इनलैंड कंट्री है। लैंड इनलैंड का मतलब हो गया किसी कंट्री के अंदर कंट्री है ना। तो याद रखिए इसकी कैपिटल जो है दोस्तों, ये किसी कैपिटल है इसकी मसेरू। तो याद रखिए इसकी मसेरू कैपिटल है, ठीक है। मसेरू कैपिटल है, लैंडलॉक है, मैंने आपको बता दिया। सराउंडेड बाई क्या है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। और इसके एक माउंटेन यहाँ पे हम अभी देखेंगे, मेलोथी। मेलोथी माउंटेन है, तो उसको देखने वाले हैं। उसको बोला जाता है द किंगडम इन द स्काई। तो याद किंगडम इन द स्काई उसको बोला जाता है, तो लिसोथो बोल दीजिए या तो फिर आप मेलोथी माउंटेन बोल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक सेकंड ना, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले कहाँ पे, ये देखो, तो ये अफ्रीका है पूरा, अफ्रीका में अफ्रीका आता है नीचे, ठीक है। अफ्रीका आपका यहाँ पे आता है नीचे। अफ्रीका के अंदर में एक है लिसोतो कंट्री, ठीक है। याद रखिएगा मसेरू इसकी कैपिटल है। मैंने आपको मालूती माउंटेन बोला, ठीक है। ये जो आपको स्काई बोला जाता है इसको, ठीक है। तो याद रखिए एग्जाम पर से रिलेट हो जाता है। दो रिवर है इसकी इंपॉर्टेंट है, एक तो याद रखिए कालेडम रिवर कहाँ पे है याद रखिएगा, और ओरांग रिवर, ये फॉर्म ऑरेंज रिवर, ठीक है, ये फेमस है, ठीक है। ऑरेंज रिवर और आपका कैलेडम रिवर, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से, तो ये याद रखेंगे, आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो अब बात करेंगे स्लीनेक्स की। स्लीनेक्स क्या है, दो याद रखिएगा, श्रीलंका और इंडिया का एक्सरसाइज है, ठीक है। अच्छा एक बार अभी मैं बात करूं तो 22 दिसंबर को आई थिंक पेपर हुआ था, यूपी का एक स्टेट पीएससी का एग्जाम होता है यूपी में, ठीक है। जैसे सेंट्रल लेवल पे होता है वैसे स्टेट लेवल पे यूपीएससी होता है, यूपी का यूपीपीएससी होता है, सेंट्रल पे यूपीएससी कराता है, राइट। तो 22 दिसंबर 2024 को आई थिंक पेपर हुआ था उसका। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें एक्सरसाइज का नाम दे दिया गया और कब हुआ था उसको मैच ऑफ द फॉलोइंग करने के लिए। मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही खराब क्वेश्चन था वो, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं बनने चाहिए, क्योंकि हम एसएससी या कुछ ऐसे रेलवे के एग्जाम की तैयारी नहीं करें जहाँ आपको रटना पड़े थोड़ा सा, है ना। मैं ये मानता हूँ कि आपको रटना पड़े, लेकिन ऐसी चीजें होनी चाहिए जो लॉजिकली हो, रीजनिंग रीजनिंग लगाना पड़े उसमें थोड़ा सा आपको, है ना। इसमें कुछ रीजनिंग लगाने जैसा था नहीं, है ना। कि जॉइंट एक्सरसाइज मतलब बोल दिया कि मिलिट्री एक्सरसाइज 4 दे दिया, इधर डेट दे दिया, किस किस डेट को हुआ। देखो लोग याद क्या करते हैं यार, कि मैंने श्रीलंका किस किस के बीच होता है, तो ये याद रखोगे ना, इंडिया श्रीलंका के बीच में होता है, राइट। अब किस किस डेट को हुआ, किस महीने में हुआ, ये याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। बट ये है कि पूछ दिया है तो अब थोड़ा सा याद देखना पड़ेगा कि कौन से महीने में, तो याद रखिएगा दिसंबर में हुआ है।
तो आप डेट तो मत याद रखिए, मैं आपको सजेस्ट कभी नहीं करूंगा डेट याद रखिएगा। मैं ये कहूंगा कि देखो सिलेक्स कब हुआ था, दिसंबर 2024 में हुआ था, ऐसे ही याद रखो बस, दिसंबर 2024 इतना बहुत है ना। इससे भी आप बेसिकली मैच ऑफ द फॉलोइंग सही कर लोगे आप, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ, एक तो याद रखिए विशाखापट्टनम में हुआ, किसके किसके बीच हुआ, इंडिया श्रीलंका के बीच में हुआ, है ना। तो इतनी चीजें आप याद रखें, सिलेक्स किसके किसके बीच में हुआ था, ठीक है। चलो, तो अब इसका थोड़ा सा याद रखिएगा। हाँ, इसके एक क्वेश्चन ये बनता है कि एडम ब्रिज कहाँ पे है। तो याद रखिए एडम ब्रिज जो है श्रीलंका और इंडिया के बीच में है, ठीक है। एडम ब्रिज कहाँ पे है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में है। पाक स्ट्रेट्स किसके किसके बीच में है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। गल्फ ऑफ मन्नार किसके किसके बीच में है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। ये कई बार क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिए इनका जाफना सबसे नॉर्थ प्लेस का जो जगह है उसको जाफना बोलते हैं। इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, कोलंबो, ठीक है। तो इतनी याद रखिएगा, ठीक है। बाकी कुछ इतना प्लेसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा हम्बनतोता एक प्लेस है यहाँ पे, जो बेसिकली चाइना को दिया था, चाइना से बाद इंडिया को मिला है। तो हम्बनतोता कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन सा प्लेस कहाँ पे है, तो याद रखिए हम्बनतोता कहाँ पे, श्रीलंका में है, ठीक है। तो इतनी चीज याद रखेंगे, ठीक। तो थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन मैंने जितने भी आपके वीडियोस थे, जितनी भी चीजें छोटी थी दोस्तों, मैंने सारा कोशिश किया कवर कर दूं आपको इसमें, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।